नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है राजस्थान की। राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा ने दोबारा सरकार बनाकर राजस्थान का रिवाज तो नहीं पलटा, क्योंकि रिवाज तो वही रहा जो कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यानी रिवाज बनी रही। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर इस कार्यक्रम राज्य नीति की। तो राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, जो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मंथन भी तेज हो चुका है। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे भी सामने आ रहे हैं। ये सर्वे राजस्थान में कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं बीजेपी के लिए ये खुशी देने वाले संकेत भी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल कर ली थी। पिछले बार एनडीए गठबंधन ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें से 24 सीटें तो सिर्फ बीजेपी की ही थीं। वहीं नागौर से एक सीट आरएलपी ने जीती थी, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी उस समय। वहीं राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा और इस बार भी ये रिवाज कायम रहा। और अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब से सिर्फ 3 महीने पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह से पस्त हो गई। तो कांग्रेस के 12 मंत्रियों को हार का भी सामना करना पड़ा विधानसभा चुनाव में। पिछले और इस बार के विधानसभा चुनाव का अगर विश्लेषण किया जाए तो बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 2% ही बढ़ा, लेकिन उसकी सीटें 42 बढ़ गई। और कांग्रेस की बात कीजिए तो पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले 0.3% ही घटा है, लेकिन सीटों में जबरदस्त गिरावट आ गई और उसकी 30 सीटें कम हो गई। तो राजस्थान का जो चुनावी समीकरण है उस पर अपने जो हमारे खास मेहमान होंगे उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन जरा पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। तो 2011 के आंकड़े अभी हम तक उपलब्ध हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये देखिए कुल जनसंख्या 6.686 करोड़ और पुरुष जिसमें 3.66 करोड़ और महिला 3.27 करोड़। साक्षरता दर देखिए और राष्ट्रीय औसत दर 72.98 से कम है। राजस्थान में 66.11 है, पुरुष 79.19, महिला 52.12। महिला की साक्षरता यहाँ थोड़ा ज़्यादा गैप है, ज़्यादा अंतर है पुरुषों के मुकाबले, और राष्ट्रीय औसत दर से भी काफ़ी कम है, 66.11%। मतदाताओं की बात कर लेते हैं। कुल मतदाता 5.32 करोड़ हैं। ये 2024 जनवरी 2024 के आंकड़े हैं। पुरुष 2.74 करोड़, महिला 2.53 करोड़ और थर्ड जेंडर 616 हैं। ये जनवरी 2024 के आंकड़े हैं, जिसमें कि कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है जब अंतिम सूची आएगी। तो प्रमुख पार्टी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ताधारी है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी है, आरएलटीपी, बीएसपी और आरएलडी, ये 5 पार्टियां मोटे तौर पर। लेकिन इसमें आरएलटीपी और आरएलडी जो हैं वो बड़े ही छोटे प्लेयर हैं। बीएसपी भी अब छोटी ही प्लेयर कही जा सकती। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियों का बोलबाला रहा है। अब सीधे जुड़ते हैं अपने आज के खास मेहमानों से। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में अश्विनी पारीक जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत श्याम सुंदर जी आपका भी और अश्विनी जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं श्याम सुंदर जी आपसे। जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में 2014 की बात कर लीजिए या 2019 की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली। और ये 2019 के चुनाव में तो खासतौर पर हमने ये देखा कि 2018 में कांग्रेस वहां पर विधानसभा चुनाव जीती, लेकिन 2019 में वो किस्सा बदल नहीं पाया। इस बार कांग्रेस क्वाइन कर रही है कि जैसे 2018 में हमने वो विधानसभा जीती तो उन्होंने लोकसभा जीती, तो इस बार अब हम ये विधानसभा जीते हैं तो हम लोकसभा जीतेंगे। कांग्रेस के इस नैरेटिव में कितना दम है श्याम सुंदर जी?
कि राजन जी, ये कहना तो गलत है कि कांग्रेस सभी जीत जाएगी। हाँ। लेकिन वो 5 सीटों पर संघर्ष करने की स्थिति में तो है। वो अच्छा। 5 में से कितनी जीतेगी पता नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से अमित शाह ने अभी से रणनीति के तहत 9 लोकसभा क्षेत्र की बैठकें आयोजित करके चले गए, और उन्होंने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सबक भी दे गए कि आप तैयारी तेज कीजिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 3 मंत्रियों को तो उन्होंने क्लास भी लगा दी। हाँ। देखिए, जब बीकानेर का जब वो दौरा कर रहे थे, उनके 3 मंत्री जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चिकित्सा मंत्री थे, शिव सर, उनको कहा नागौर में कितने पन्ना प्रमुख है वो बताने की स्थिति में नहीं थे। जी। या देखिएगा, सुमित गोदारा को पूछा कि बीकानेर में कितने हैं, या फिर उन्होंने पाली वाले जो गहलोत को पूछा कितने हैं। तो इन हाँ। 3 मंत्रियों को कहा कि मंत्री पद देने के बाद भी आपकी स्थिति यह है तो इसलिए मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए आपको। हाँ। तो देखिए, वो संदेश देने का काम करके गए कि ऐसा काम नहीं चलेगा। और हाँ। देखिए, कल दिल्ली में बैठक हो गई है। हाँ। हमारे हाँ। यहाँ देखिएगा, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आराम से चुनाव की घोषणा से पहले हम उम्मीदवार की घोषणा करने की स्थिति में हैं। जी। जिसमें देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र देख लें, हाँ। कोटा है, वहां से उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है। यदि गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, जोधपुर में उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है। बाड़मेर जैसलमेर में बात करें, कैलाश चौधरी को डिक्लेयर किया जा जी। सकता है। जी। या बीकानेर की बात करें, अर्जुन मेघवाल को किया जा सकता ठीक है। है। ये सीटें तो ऐसी है जहां पर, और वसुंधरा जी अपने ठीक। बेटे को बिना डिक्लेयर ठीक। किए हुए प्रचार प्रसार बिल्कुल शुरू कर बिल्कुल। दिया उन्होंने। ठीक है, मैं और देखिए, लौटता जिस हूँ। प्रकार से मैं लौटता हूँ श्याम सुंदर जी, लौटता हूँ। और आपने जो एक बात कही है ना, उसको लेकर के मैं ज़रा अश्विनी परीख जी के पास चलता हूँ। अश्विनी जी, श्याम सुंदर जी ने कहा कि देखिए 5 सीटों पर तो कांग्रेस लड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी अगर उनकी बातों का हम मतलब निकालें तो ऐसा लग रहा है जैसा वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 20 सीटों पर कांग्रेस वैसी मजबूत लड़ाई में दिख भी नहीं रही है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, हमने देखा गहलोत वर्सेस पायलट की कहानी कितनी चली, कितनी लंबी चली, कांग्रेस को उसका खामियाजा विधानसभा में तो भुगतना ही पड़ा। तो ये भी एक वजह है क्या जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि भाई 20 सीटों पर वो कहीं लड़ाई में वैसी मजबूत दिख भी नहीं रही है कांग्रेस? देखिए, पूरे देश में जब मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो उसका इशारा समझा जाना चाहिए कि ग्राउंड पर उनका कितना काम। श्याम जी ने अपनी बात का जिक्र किया, बिल्कुल इनका राजस्थान का तजुर्बा बहुत अच्छा है। और इन्होंने उस चीज का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह आए और 9 सीटों पर बात करके चले गए जहां कमजोरियां नजर आ रही थी, और उन कमजोरियों की ओर इशारा भी उन्होंने किया अपनी ओर से। तो ये साफ तौर पर संकेत है कि पेपर वर्क के साथ साथ ग्राउंड वर्क भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अलग अलग लेवल पर वो चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट लेवल पर और उनकी जो पीआर एजेंसीज हैं वो हर स्तर पर काम हो रहा है। 2 दिन से दिल्ली में मंथन जारी है, प्रदेश के नेता वहां मौजूद है। 15 सीटों पर शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि 10 से 15 सीटों पर शुरुआती तौर पर जो पैनल है उस पर सहमति बन चुकी है। तो बाकी की जो सीटें हैं उनको ए बी सी जब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो सी में लग रहा है कि कांग्रेस कहीं पर है, उस पर भी पैरेलल काम हो रहा है। हाल ही में हमने देखा कि वागड़, क्योंकि 2 ही सीट आई, वहां पर देखा जाए तो 5 सीटों पर वागड़ की पे कांग्रेस जीत कर आई थी, 2 पर भारतीय आदिवासी पार्टी और 2 पर भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी पार्टी का जो वोट बैंक शेयर था वो बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करता हुआ नजर आ रहा था। बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया, कांग्रेस से खफा थे महेंद्रजीत मालवीय, तो ज्वाइनिंग करा दी। तो ये एक साफ अंतर दिखाई पड़ता है जो आप जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं थोड़ा सा महसूस भी होता है ना कि यहाँ पर थोड़ी सी कोई कमजोरी है, तो उसको बड़ी जल्दी वो दुरुस्त कर लेती है ना। वो चीज़ कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में बेहतर ढंग से दिखाई पड़ती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आप दोनों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि क्या है वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें 18 सीट सामान्य वर्ग से, 4 सीट अनुसूचित जाति के और 3 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सुरक्षित हैं। ये देखिए 2019 के नतीजे, 24 सीटें बीजेपी, आरएलटीपी जो उसी की सहयोगी थी उस समय, वो 1 सीट, यानी पूरी 25 सीटों का हिसाब हो गया। कांग्रेस 0, बीएसपी 0, आरएलडी 0। वोट शेयर देख लीजिए, बीजेपी 59.07%, कांग्रेस 34.59%, आरएलटीपी 3.83% और अन्य 2.51%। तो ये देखिए कितना बड़ा, यानी कि 34 से अगर 59 को आप देखें तो 1.5 गुने से भी ज़्यादा, 1.25 गुना कह लीजिए, इतना वोट प्रतिशत का फर्क है। ये क्षेत्रवार, हाड़ौती में 8 सीटें, मारवाड़ में 7, मेवाड़ में 8 और शेखावटी में 2। ये 4 क्षेत्र प्रमुख रूप से हैं।
और सब जगह पर जैसा आप देख रहे हैं कि बीजेपी ही जीती है। मारवाड़ वाली सीट जो आरएलटीपी ने जीती है वो भी उसकी सहयोगी ही पार्टी है। तो क्या है वहां के वोटों का समीकरण, इसी पर इस बार खास बात करेंगे इस सेगमेंट में। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी के पास सीधे चलता हूं। श्याम सुंदर जी, ये जो हम वोट प्रतिशत देखते हैं, लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बम्पर वोट प्रतिशत होता है। आप देखिए, चाहे 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने हारी, लेकिन 2019 में देखिए क्या बम्पर वोट प्रतिशत है, और इतना है कि 1.25 गुना है कांग्रेस के मुकाबले। इसको पाट पाना या इसके आसपास भी कांग्रेस के लिए फटकना, श्याम सुंदर जी, एक बड़ी चुनौती नहीं है क्या? लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है, अगर विधानसभा का चुनाव देखें तो बीजेपी को भी 20% वोट परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, जिस प्रकार से अभी आपने देखा। लेकिन देखिए, मोदी के नाम पर चुनाव होगा निश्चित तौर पर, और ये भी बात सही है कि यहाँ पर 7 तो सांसद चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में 7 चुनाव लड़े, 3 हार गए और 3 जीते हैं, और 1 राज्यसभा से जीता है। देखिए, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ से 7-6 तो बदले ही जाएंगे। तो नाम ही आगे सामने के, भाई उनके तो नए नाम आने ही हैं कि जब अगर आप अजमेर का भगीरथ चौधरी चुनाव हार जाता है तो उसको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर देखिएगा, फिर वही वाली बात है कि अगर झुंझुनू का कीचड़ चुनाव हार जाता है तो फिर नया कैंडिडेट को लाना पड़ेगा। यदि देवजी पटेल जालोर से चुनाव हार जाते हैं तो उनको नया लाना पड़ेगा। अब जयपुर शहर में और जयपुर ग्रामीण में किसको लाएंगे, क्योंकि जयपुर ग्रामीण में राज्यवर्धन सिंह थे, नया लाना पड़ेगा। राजसमंद से दिया कुमारी। इस पर बीजेपी में बड़ी जबरदस्त मंथन चल रही है इन दिनों, है ना? कल भी मीटिंग हुई थी बीजेपी की। देखिए, कल रात को इससे पहले कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। वसुंधरा जी का वित्त मंत्री जी से मुलाकात करना, निर्मला सीतारमण से, क्या मुझे लग रहा है वसुंधरा जी को कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ो? जिस तरह से स्थितियां बन रही है, क्योंकि उनके बेटे की बजाय क्योंकि एक नीतिगत निर्णय किया जाएगा, 5 बार वाले से ज्यादा को नहीं दिया जाएगा, तो उनका बेटा आ जाएगा, तो इसलिए माँ को दे दो वापस से। ठीक है, अश्विनी, राजनीति में लौटता हूँ। अश्विनी जी, जो बात हम अभी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए, और जैसा कि अभी श्याम सुंदर जी ने भी कहा कि भाई देखिए, 7 लोग तो जो सांसद थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया गया, तो वो उनमें से 4 जीते, 3 हार गए। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी को ये 7 सीटें या और भी जो बदलाव करेंगी वो, उनमें बिल्कुल बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर 25 में से 25 का स्ट्राइक फिर से करना है भारतीय जनता पार्टी को तो। और वसुंधरा राजे वाला फैक्टर जो श्याम जी ने उठाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा। देखिए, वसुंधरा राजे का पद निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में एक अलग मुकाम पर है, और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। वो स्टार कैंपेनर रखना चाहती है, वो दिल्ली उनको ले जाना चाहती है, या फिर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आया कि क्षेत्र विशेष में उनके जो पसंद के उम्मीदवार थे उनके प्रचार में उनको रखे व्यस्त, ताकि दूसरी सीटों पर बाकी नेता काम करें और जो गुटबाजी है उस पर विराम लग सके। क्योंकि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ मुखालफत भी नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन एक बात अश्विनी जी, एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। निश्चित तौर पर गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये जो गुटबाजी है ये कांग्रेस में बहुत ज्यादा बड़ी है अगर गहलोत वर्सेस पायलट को देखा जाए तो? निश्चित तौर पर है, सिर्फ वहीं पर नहीं है, दिल्ली के स्तर पर भी जाकर देखेंगे तो दिल्ली के नेताओं से भी स्थानीय नेताओं की तालमेल की जो खबरें हैं हमेशा सामने आती रही है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रणनीति के मुकाबले में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों अलग अलग मुकाम पर है। बात यहाँ पर है कि चेहरे बदले कितने जाए। 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर अब ये चर्चा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदल सकती है। उसमें झालावाड़ भी निश्चित तौर पर एक है। सी कैटेगरी की जो 6 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटें शेखावटी की है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, वहाँ विधानसभा चुनाव में काफी खस्ता हालत रही। जाट वोट बैंक को भी आपको आकर्षित करना है। ख्याल इस बात का भी रखना है कि आपके अहम नेता थे राजेंद्र राठौड़, उनकी अदावत रही कस्बा परिवार से, जो कि सांसद है चूरू से। अब उनकी स्थिति क्या हो, उनको लेकर फैसला करे। लगातार उसके बाद से, चुनाव के बाद से कस्बा दिल्ली में सक्रिय है, प्रदीप धनखड़ के साथ लगातार वो नजर आते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यक्रमों में, तो कहीं ना कहीं वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कस्बा परिवार का विकल्प भारतीय जनता पार्टी को चूरू से तलाशना झाझड़िया हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो। ठीक है।
ठीक है, ये अब बातें जो हमने की, ये लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े थे उस पर हमने बातें की। अब जरा विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ है उन आंकड़ों को देख लेते हैं, फिर आप दोनों से मुखातिब होता हूं मैं। तो राजस्थान में अगर विधानसभा सीटों के समीकरणों की बात करें तो 200 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 141 सामान्य कैटेगरी की हैं, सामान्य वर्ग की, और 34 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति और 25 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी सीटें कौन से वर्ग के लिए हैं। कुल सीटें 200 हैं, 141 सामान्य, अनुसूचित जाति 34, अनुसूचित जनजाति 25। और अब जरा देखिए 2023 का चुनावी नतीजा कैसा रहा। मात्र 3 महीने पहले की बात है। 115 भारतीय जनता पार्टी, 70 कांग्रेस, RLTP 1, BSP 2 और अन्य 12। ये नतीजे रहे। वोट प्रतिशत भी देख लीजिए, 41.69% भारतीय जनता पार्टी, 39.58% कांग्रेस, RLTP 2.39% और BSP 1.82%। तो ये जो आप देख लें कि कितना इसमें अंतर है, 39.58 और 41.69, यानी कि 2% के आसपास का अंतर दोनों पार्टियों में 2023 के चुनावी नतीजे में रहा है। लेकिन सीटों की संख्या में देखिए कितना अंतर हो गया। अगर कांग्रेस और बीजेपी के सीटों की संख्या को देखिए तो 45 का अंतर आ गया। 115 बीजेपी और 70 कांग्रेस। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर जी और अश्विनी पारीक जी। श्याम सुंदर जी, ये जो हम इसके पहले भी विधानसभा चुनाव की बात हमने पहले सेगमेंट में की थी, लेकिन ज़रा ये देखिए कि ये समीकरण जो था इस बार का, कि सरकार तो बदल गई, क्योंकि रिवाज वहाँ पर कहते हैं राजस्थान में रिवाज है सरकार बदल जाने की, तो सरकार तो बदल गई, लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस ने ठीक ठाक लाया इतनी गुटबाजी के बावजूद। देखिएगा राजन जी, जिस प्रकार की गुटबाजी, तो हमारी सोनिया गांधी निर्वाचित हो गई है राज्यसभा की सदस्य राजस्थान से। हाँ। लेकिन गुटबाजी को दूर करने में अभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हो पाया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मधुरता बन जाए। जो समझौता हुआ था वो दिमाग से हुआ था, दिल से समझौता आज भी नहीं है। तो देखिएगा, जब फील्ड में जाते हैं प्रतिपक्ष के नेता या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी, वो यही कहते हैं कि हमारी चली नहीं, इसके कारण से हमारी सरकार लौट नहीं पाई। तो वो अभी भी रायशुमारी कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि हम देखिए टिकट देने में सक्षम नहीं हो पाए थे, हम टिकट कैसे देंगे, क्या देंगे। तो खुद की कमियों को खुद ही उजागर कर रहे हैं साथ साथ। तो ये देखिएगा, बीजेपी में तो देखिए हमारे भाग्य में तो प्रधानमंत्री मिले थे हमको इस बार, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और हमने 115 जीती थी निश्चित तौर पर। अब दोबारा से प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगे जाएंगे। और देखिए हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस करेगी कि भी हम जीतने की, अब देखिए कांग्रेस सपने देख ले कि मैं सारी जीत लूंगी, तो देखिए वो तो संभव कहीं स्तर पर हो ही नहीं सकता। लौटता हूं आपके पास, बार बार कह रहा हूँ कि 5 सीटों के लिए संघर्ष करेंगी। एक या 2 सीटों पर अगर ढंग से चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाने की स्थिति होगी। बाकी तो बीजेपी की स्थिति तो अब रहने वाली है, ये तो मान के चलिएगा। लेकिन भारत ट्राइबल पार्टी देखिएगा, मैं कह रहा हूँ जो आदिवासी इलाके में, वो संकेत है दोनों पार्टियों के लिए कि किस तरह की, इसलिए महेंद्रजीत मालवीय को लाना पड़ा बीजेपी को। देखिए आज गुलाबचंद कटारिया अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, तो उदयपुर की सीट किसको दिलाएंगे वो निश्चित। तो हमारे यहाँ देखिए ओम प्रकाश माथुर, पाली में किसको दिलाएंगे वो, भूपेंद्र यादव, या हमारे देखिएगा सुनील बंसल है। हमारे यहाँ लोग बहुत बैठते हैं जहाँ पर कि पार्टी में टिकट देने की बात बिल्कुल, ये बात तो देखिए अपने अपने लोगों को टिकट दिलाएंगे। बात दरअसल वही है कि जहाँ मोटे तौर पर ये मान के चला जा रहा है और चर्चा इस पर होती है कि बीजेपी 25 जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो वहाँ पर ये चर्चा जो है ना वो 2-4 सीटों तक ही सीमित रह जाती है कि अच्छा ये वाली सीट है, अच्छा वो वाली सीट है ना। लौटता हूँ आपके पास, अश्विनी पारीक जी, ये जो वोटों का विधानसभा चुनावों में वोटों के प्रतिशत में सिर्फ 2% का अंतर है, ये बीजेपी के लिए एक चिंता की बात होनी चाहिए, या फिर ये मानकर चला जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग होती है उसमें नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने रहता है और बीजेपी का वोट परसेंट जो है वो कम से कम 15% का वो अंतर लेके उछल जाता है। जयपुर से दिल्ली दूर नहीं है, इसलिए जयपुर का दिल्ली में पूरा भरोसा है। दरअसल ये राजस्थान की राजनीति में प्रचलित है, और मोदी जी का जो फैसला है या मोदी जी का जो चेहरा है वो अभी जहन में है। ज्यादा वक्त हुआ नहीं है राजस्थान विधानसभा चुनाव को, तो वोटिंग परसेंटेज तो हर बार आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कंपैरिजन जब करेंगे तो फर्क यहाँ पर बड़ा नजर आएगा। मोदी के चेहरे को तवज्जो दी जाएगी। कारण है कि मोदी की नीतियों में जो विश्वास की बात है, कई
बातों का जिक्र है, बाप का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। शेखावाटी में जाट वोट बैंक है, वो महत्वपूर्ण है, उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। लेकिन पोलराइजेशन एक बड़ी बात है। इन दिनों वापस चर्चा सीए पर होने लगी। आप इसको देखिए, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि जब लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले जब आएंगे तो केंद्र के इन फैसलों पर सबकी नजर होगी। अयोध्या आज भी सबके जहन में है, मोबाइल के डीपी पर आज भी राम मंदिर की फोटो है। तो ये जो फैसले हैं ये मोदी सरकार के लिए विश्वास जताने के लिए काफी है। जो वोट परसेंटेज का फर्क आप लोकसभा चुनाव के दरमियान कर रहे हैं, वो फर्क दरअसल ये है कि जब मोदी के चेहरे पर बात की जाती है, उन पर विश्वास किया जाता है। यहाँ स्थिति तब भी ये रही कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा आपने तय नहीं किया, वसुंधरा राजे बिल्कुल हाशिए पर रही विधानसभा चुनाव में। उसके बावजूद आप पिछली बार 0.25% वोट का फर्क था, जो इस बार 2% से ऊपर चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो इशारा है कि ये मजबूती में है। हालांकि इस बार चुनौती ये होगी कि पिछली बार तय चेहरों को टिकट दिया गया, इस बार कई चेहरे ऐसे हैं बदले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी पर कवायद चल भी रही है। जी, शिकस्त खा चुके हैं, उनको बदला जाएगा। कई ऐसे हैं जो पैरामीटर में उम्र वाले में आ गए या परफॉर्मेंस में आ गए, उनको बदला जाना है। तो उनके रिप्लेसमेंट की कवायद अब यहाँ पर है। तो उनमें से कौन ऐसा है जिसका स्थानीय स्तर पर विरोध कम होगा, और मेरे ख्याल से पेपर वर्क उस पर भी चलेगा। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, एक सवाल जो कि कांग्रेस के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट वाला मामला है, उसमें जैसे आपने कहा कि भाई ऊपर ऊपर तो कह दिया जाता है, लेकिन अंदर से मिलकर के काम करते हैं नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले दिल मिलेंगे या खाली मुंह से ही इस तरह की मेल मिलाप हो जाती है? देखिए, दिल मिलना मेरे को तो संभव लगता नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भेज दिया है उनको तो। और ये अलायंस कमेटी में अशोक गहलोत, हमारे यहाँ देखिए 8 जाट कम्युनिटी के सांसद बनते हैं। इसमें अजमेर बात करें, झुंझुनू बात करें, सीकर बात करें, या जयपुर ग्रामीण बात करें, बाड़मेर जैसलमेर बात करें, या पाली बात करें, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि जाट ही जीत के जाता है, चाहे कांग्रेस का जाए चाहे बीजेपी का जाए, दोनों जाट जीत के जाते हैं। तो देखिएगा कि कांग्रेस से जाट संतुष्ट है या नहीं अभी तक, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया लेकिन कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कई जाट को बना दिया मंत्री और ठीक ठाक विभाग भी दे दिए। तो देखिए, बीजेपी ने अपना संदेश देने का काम किया, और मोदी जी जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद ईआरसीपी को लेकर के धरातल पे लेकर आ गए। और देखिएगा अभी जो झुंझुनू और सीकर और चूरू को जमुना का पानी देने की बात की, पाइपलाइन के लिए बात है, और कल मुख्यमंत्री जी जा भी रहे हैं वहां पर। तो देखिए, क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए अब बीजेपी ने तो देखिए 2 साल से अपना कर रखा है। लोकसभा चुनाव तो आज है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भी निगाहें थी कि हम किस प्रकार से 25 सीट जीतेंगे। अब देखिए, महिलाओं को हमारे यहाँ से 2 या 3 को उतारा जा सकता है इस बार, जिस प्रकार की बात आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। को छोटी सी टिप्पणी अश्विनी जी से छोटी सी टिप्पणी मुझे लेने दीजिए। अश्विनी जी, ये जो बात अभी कर रहे थे कि चाहे जाटों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कर पा रही है इन चीजों को? देखिए, बिल्कुल कर पा रही है, क्योंकि उसका जाट और आदिवासी फैक्टर को छोड़ दिया जाए। इन्होंने इस बार जब मंत्रिमंडल बना तो ओबीसी को यहाँ पर तवज्जो दी, जो कि एक बड़ी बात निकल कर आती है। आप इसको समझिए गंभीरता से कि ओबीसी के चेहरे जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, सिर्फ जाटों की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बात नहीं की गई। मैसेज ये दिया गया कि पिछड़ों की बात, क्योंकि कांग्रेस कर रही थी जातिगत जनगणना की बात, कांग्रेस कह रही थी कि पिछड़ों पर राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद अपने मंत्रिमंडल गठन में जैसी सरकार बनाई, उस पर तो मुहर लगा दी निश्चित तौर पर। और जिस तरह का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिस तरह से कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री वगैरह बनाए, उससे निश्चित तौर पर उन्होंने उन चीज़ों को तो लेकर लगता है कि एक बड़ी लाइन खींच दी है, जो कि चुनौती अब विपक्षियों के सामने, विपक्षी पार्टियों के सामने शिफ्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, श्याम सुंदर जी जुड़ने के लिए, और साथ में अश्विनी जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज की राजनीति में हमने बात की राजस्थान की। आगे फिर हम किसी एक और महत्वपूर्ण राज्य की बात करेंगे और पड़ताल करेंगे वहां के चुनावी समीकरणों की। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
बनारस